मॉक टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आपका कहता है अनन्या सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000. शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 23 मार्च 2019 टू 28 सितंबर 2019. मतलब सर हमें प्रीवियस ईयर, देखिए टैक्सेबिलिटी कभी निकालने चेक कर लेते हैं. आपको अभ्यास सीरीज में बताया कैसे चेक करना है क्वेश्चन को. क्वेश्चन एमसीक्यू बेस किस पे, असेसमेंट ईयर 2021. मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा सर, 19-20 में है. हाँ सर, प्रीवियस उस 19-20 मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की हम चीज़ों को देखेंगे. हाँ सर, हम इतनी ही देखेंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रीवियस ईयर 19-20 में मैडम कितने दिन रही हैं अनन्या गुप्ता जी, तो अनन्या गुप्ता जी रही हैं 23 मार्च से लेकर 28 सितंबर तक. मतलब इस साल में अप्रैल पूरा रही, मई पूरा रही, जून पूरा रही, जुलाई पूरा रही, अगस्त पूरा रही और सितंबर के 28 डेज रही. तो हम अगर कैलकुलेट करें तो अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर के 28 डेज, ये आती 181 डेज ही यहाँ पे रही हैं. ठीक है सर, ठीक है सर. अब हम सर बात करेंगे प्रीवियस ईयर 18-19 की. तो ये आई कब थी इंडिया, इंडिया आई थी सर 23rd ऑफ बोलिए मार्च को. 23rd ऑफ मार्च को आई है. तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 टोटल 18-19 में सिर्फ ये 9 डेज रही हैं. क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है. टू टेक केयर ऑफ हर मदर. ठीक है. इन लास्ट 4 years शी हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर टू बी विथ हर मदर. पिछले 4 सालों में मतलब पिछले 4 साल कौन कौन से हुए, ब्लू पेन से देखिएगा मेरी. सर 18-19 की जगह 17-18, 16-17 और सर 17-18, 16-17 और सर ये 15-16, 1 2 3 4 और सर एक ये 14-15. मतलब इन 4 सालों में ये 100 दिन 100 दिन 100 दिन और यह 100 दिन रही हैं. क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है. देखिए आपको एजम्पशन ठीक से लेनी है. पिछला 4 साल बुरा था, गलती से 17-18 में मत ले लीजिएगा. आप कैलेंडर ईयर यहाँ मत लीजिएगा. आपको कैलेंडर ईयर नहीं लेना है, अपने हिसाब से फाइनेंशियल ईयर ही लेना है. ठीक है, ठीक है सर. शी ओन एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड फॉर हर रेसिडेंस. द एक्सपेक्टेड रेंट of the house is $32,000 per annum and the value of the USD dollar is 75 rupees. $1 की कीमत 75 रुपए है. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन न्यूयॉर्क इन जनवरी 2020 इज 2000. सर एक बात बताइए, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले हम देखते हैं. अगर ये रेसिडेंट होंगी तब तो इनके ऊपर वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के ऊपर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? याद करिए, हमने आपको अपनी अभ्यास सीरीज में बताया था नॉन रेसिडेंट के ऊपर केवल 3 तरह की इनकम टैक्सेबल होती है. सर कौन सी 3? या तो वो इनकम इंडिया से कमाए हैं, या तो वो पैसा इंडिया में पाए हैं, या तो फिर तीसरा क्या था, कोई सर्विसेज दी है जिसके लिए सर्विस यूटिलाइज इंडिया में हुई है. इंडिया में सर्विसेज का यूटिलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी था. बहुत सी केस स्टडी हमने पहले से की है इस पर. ठीक है, ठीक है सर. तो क्या ये रेसिडेंट है कि नहीं? अगर ये रेसिडेंट हुई तब तो न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी में हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि इसका कितना पैसा यहाँ टैक्सेबल होगा, वरना हम इस लाइन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे. चलिए देखते हैं क्या ये रेसिडेंट हैं. तो सबसे पहली बात, रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन होती है. सर करंट ईयर में 180 रही हूँ या फिर करंट ईयर में 60 डेज रहे हैं, पर पिछले 4 सालों में हम 365 दिन रहे हों. ये चीज़ें आपको अब तो याद हो चुकी होंगी अभ्यास सीरीज के बाद. ठीक है सर. तो हम अब यहाँ पे अगर चेक करें, हमने ये जो सॉल्व किया, हम करंट ईयर में 181 डेज रहे. सर 182 डेज नहीं रह पाए, बट करंट ईयर में सर 60 डेज तो रह लिए. हाँ 182 डेज नहीं बट 60 डेज रह लिए. तो पिछले 4 सालों में 1 साल, पिछला दूसरा साल, पिछला तीसरा साल, पिछला चौथा साल, क्या सर हम 365 दिन रह पाए? नहीं, हम केवल 309 दिन रह पाए हैं. इसका मतलब मेरी दोनों कंडीशन पिट गई. सर दोनों कंडीशन पिट गई मतलब एनआर मिस गुप्ता, अनन्या गुप्ता नॉन रेसिडेंट हो गई. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी में दिमाग अब हम नहीं लगाएंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ. केस स्टडी अच्छे से समझते जाइएगा. ठीक सर. शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 2019 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. खुद रहने के लिए उन्होंने 25 मार्च को, 23 मार्च को ये भारत आई और 25 मार्च को उन्होंने एक घर खरीद लिया है. आइए अपना एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं. What will be the residential status of अनन्या गुप्ता? भाई सबको पता चल गया कि ये नॉन रेसिडेंट है. सर जी नॉन रेसिडेंट है, ये चीज समझ में आ गई है. ओके. दूसरी बात करते हैं, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ. किसके लिए वो नील वैल्यू क्लेम करेंगी? सर इसके लिए पहले हम देखते हैं इनके पास घर कितने थे. इनके पास कितने घर थे? पहली बात तो अब हमको नील वैल्यू देखने के लिए हमको इनके न्यूयॉर्क के घर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है. और इन्होंने 25 मार्च को भारत में एक घर खरीद लिया.
ठीक ठीक सर। वाइल शी इज इन इंडिया, जब वो इंडिया में रह आई तो उन्होंने एक घर खरीदा और द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ सच घर इज 4,20,000 पर एनम एंड द फेयर रेंट इज 4,50,000 पर एनम। शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स 22,000 टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शी हैड टेकन अ लोन उन्होंने एक लोन लिया है 16 लाख रुपए का 10% पर एनम के रेट से फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ऑन 1 अप्रैल 2016। मतलब सर इन्होंने अप्रैल 2016 में लोन लिया था, अप्रैल 2016 में ले लिया था, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 और प्रीवियस ईयर 17-18 में लोन लिया, ये चला और प्रीवियस ईयर 18-19 जब आया तो ये घर में आ गई। 25 मार्च 2029 का था, प्रीवियस 18-19 में ये घर पे आ गई। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में ये घर में आई है उसके 2 साल पहले लोन चल चुका है। ओके सर। 1 अप्रैल 2016 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड प्रिंसिपल रिपेमेंट सो फॉर। और अभी तक इस लोन के लिए ना कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं किया गया। मतलब सर इस साल 2016 जब 2018-19 की बात करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 को लीजिए या फिर 1 अप्रैल 2019 को लेके 31 मार्च हमारे एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 31 मार्च 2020 तक के लीजिए, इस दोनों प्रीवियस ईयर्स में फुल अमाउंट पे क्या होगा सर, फुल अमाउंट पे मतलब 16 लाख रुपए पे 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल रिपेमेंट हम नहीं किए हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ, द हाउस इज वेकेटेड ऑफ रेस्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू 2020। मतलब सीधी सी बात सर, इन्होंने बाकी टाइम घर वेकेट रहता है, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है और ये एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसके लिए तो हमेशा वैल्यू नील आती है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखें तो हमेशा लॉस आता है, और वो किस चीज का आता है? अगर इंटरेस्ट का। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वाज सोल्ड ऑन 28 मार्च 2019। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर और रेंट ऑफ 3 लाख। अगर हम प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और उसका रेंट हमको बाद में मिला तो भी वो टैक्सेबल होता है? हाँ सर होता है। हमने अभ्यास कराया था आपको, अभ्यास सीरीज में अपनी। ऑन 4 फरवरी 2020 दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। और ये अमाउंट पहले टैक्सेबल हुआ भी नहीं था। चलिए सर, ये बात समझ में आ गई, ये अमाउंट पहले टैक्सेबल हुआ भी नहीं था। ओके सर। इज बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस। ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक सर। चलिए यहां तक सर हमें एक बात बताइए, हम घर में कब गए सर? हम प्रीवियस ईयर किसके लिए काम कर रहे हैं? पहली बात तो ये है सर, प्रीवियस ईयर 2019-20 मतलब 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 के लिए बात कर रहे हैं। तो सर 31 मार्च 2020 के लिए इस घर का इंटरेस्ट कितना आएगा? हमने बोला प्रिंसिपल रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मतलब 1,60,000, 16 लाख पे पूरा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है सर। दूसरी बात, हमने आपको एक प्रोविजन में पढ़ाया था कि सर, चलिए मैं आपको अपनी ना जो मैंने आपको क्लासेस में जो शीट दी थी उस शीट पे आपको लेके एक बार चलते हैं हम। देखिए ये रहा, हमने आपको जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो हमने आपको क्या पढ़ाया था सर? हाउस प्रॉपर्टी में अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होता है? अगर हमने इंटरेस्ट लिया है 1,499 के बाद, आफ्टर बिफोर वाली बात छोड़िए, 1,499 के बाद, तो दो चीजों के लिए हम लोन ले सकते हैं, या तो हमने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन करवाया हो, या रिकंस्ट्रक्शन रिन्यूअल या रिपेयर करवाई है। अगर हम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, जो कि इस केस में है, और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए सर, यहाँ पे तो 3 साल में हो गया। अगर हमने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आता तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड है, और रिन्यूअल के लिए लिए थे तो 30,000 का। हमारे इस कंडीशन पे सर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, एक्वायर किया है 25 मार्च को, तो हमको 2 लाख रुपए तक का हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट अलाउड होता है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मान लो हम हाउस प्रॉपर्टी तो आज ले रहे हैं, इसके पहले अगर कोई इंटरेस्ट लग गया है तो, क्योंकि यहाँ पे क्या 5 साल तक में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए सर, इसके पहले जितने भी ईयर्स आते हैं ना, इसमें अगर कोई इंटरेस्ट लग चुका है, जो कि हमारे केस में क्या था, हमारा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसके केस में 2 साल तक कंस्ट्रक्शन हुआ है और तीसरे प्रीवियस ईयर में हम आ गए, और इस समय हम चौथे प्रीवियस ईयर का 2019-20 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर फास्ट लग रहा है तो बेटा आपने अभ्यास सीरीज का पहले पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो सर ये जो 2 साल आए ना मेरे, ये 2 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड के पहले, इसका जो इंटरेस्ट होगा 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड है हमको सर, 5 इंस्टॉलमेंट। सर इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? 1,60,000 रुपए। अगर 1 साल का इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है, तो 2 साल का इंटरेस्ट आता है 3,20,000 रुपए सर। 3,20,000 को हम 5 साल तक अलाउड कराएंगे, मतलब 3,20,000 डिवाइड बाई 5 अगर हम करते हैं तो सर 64,000 रुपए सर पर ईयर का आता है। और करंट ईयर में मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी कितनी आ रही है? 1,60,000 रुपए। और इसके बाद कितनी आ रही है? 64,000 रुपए, पिछले 5 साल वाला।
पिछले 5 साल नहीं, मतलब पिछले 2 साल का। तो सर इस साल मेरी टोटल कितनी आ जा रही है? 1,60,000 प्लस 64,000, सर 2,24,000 रुपए। बट अभी मैंने आपको दिखाया है कि मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट 24B में कितना मिल सकता है? 2 लाख रुपए का ही मिल सकता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, जब मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए समझाया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल पेमेंट पे यहाँ पे तो मिल जाता है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल पेमेंट दिख रहा है आपको, मिल जाता है। विदाउट लिमिट मिल जाता है, और अच्छे दिखाता हूँ, देखो विदाउट लिमिट मिल जाता है, एक्चुअल अमाउंट पे मिल जाता है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए ये सब कंडीशंस मैंने बताई थी। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे इस केस में क्या हुआ था सर, हमारे इस केस में हम 2 साल का इंटरेस्ट ले लेंगे जो प्रीवियस ईयर पहले था, कंस्ट्रक्शन के पहले। 18-19 में घर बन चुका था और हम कैलकुलेट 19-20 के लिए कर रहे हैं। तो 2 साल पहले मतलब 1,60,000 इंटू 1,60,000 3,20,000, 3,20,000 डिवाइड बाई 2 किए कितना आया था सर? 3,20,000 डिवाइड बाई 5 किए थे, सॉरी 3,20,000 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 साल में अलाउड होता है। 64,000 आया था। लेकिन ये 64,000 होने के बाद भी हमको मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कितना अलाउड होता है इंटरेस्ट? 2 लाख रुपए। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सर कैलकुलेशन कहाँ करोगे? सर चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमने क्या अपना सेट फॉर्मेट याद करिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस हमने किया था, याद आ रहा होगा कुछ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू निकालते थे। उसके बाद सबसे मेन बात, उसके बाद हम सेक्शन 24 की डिडक्शन लेते थे। ए में 30% की डिडक्शन लेते थे और बी में कितना लेते थे? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे 2 लाख रुपए आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस वाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमको कितना आ गया सर? 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का हमको लॉस आया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। चलिए, अगर आपने इस स्ट्रेंथ अगर आप नहीं पा रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने इतनी स्पीड नहीं लाई अपने अंदर, और मैंने अभ्यास स्टेज में पूरी स्पीड आपको दिला दी है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ के आपको पढ़ाया है। 200 से ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहां केवल 30 घंटे के अंदर। ही हैड पेड हाउस प्रॉपर्टी, ही हैज हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। और हमने ये भी पढ़ा था, देखो एक हाउस प्रॉपर्टी जो इनके पास मुंबई में थी, जिसको 28 मार्च 2019 को बेच चुके हैं और उस समय डिडक्शन भी लिया होगा उन्होंने, ठीक है। अगर उस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट उसको बेचने के बाद अगर एरिया रेंट आपको रिसीव होता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होता है। याद है ये बात हुई थी आपको, मैंने कहा था कॉशन पॉइंट लिख लेना, आईएफओएस नहीं जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा, मान जाएगा आपकी डिम्ड रेंटल इनकम है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया? 3 लाख रुपए इनका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद एरिया रेंट मिला। लेकिन यहां पे मैंने आपको अच्छे समझाया था, याद रखना हमेशा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहां पे भी मिलेगा जो 24A में मिलता है। सेक्शंस याद करा दी थी आपको। हाँ सर, तो 3 लाख का 30% अगर आप डिडक्ट करते हैं तो सर आता है 3 लाख माइनस 30% करने के बाद आता है आपका 2,10,000 रुपए। मतलब सर एक बार हाउस प्रॉपर्टी ये वाला जिसको अभी इन्होंने बेचा, इस वाले हाउस प्रॉपर्टी जिसमें खुद रहती हैं, 2 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। लेकिन जो दूसरी वाली इनकी हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे हमको क्या मिला, हमको एरिया रेंट मिल गया है, एरिया रेंट मिल गया है। उस हमको एरिया रेंट जितना मिलता है मान लेते हैं कि वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है सर। हाँ, तो हमको एरिया रेंट कितने रुपए का मिला है सर? एरिया रेंट हमको मिला है, एरिया रेंट हमें मिला है सर 3 लाख रुपए का। ओके सर, 3 लाख रुपए का एरिया रेंट मिल जाने के बाद हम लेस करते हैं सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होती है 30% अंडर सेक्शन 24A। वो होने के बाद मेरी आ गई क्या? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई है? 2,10,000 रुपए। सर हमने सेट ऑफ का रूल भी कुछ पढ़ा था सर, मैंने आपको क्वेश्चनियर में सेट ऑफ का रूल बताया था कि 2 लाख से 2,10,000 सेट ऑफ होता है। सबसे पहले इंट्रा हेड जाएंगे, उसके बाद सेम ईयर में इंटर हेड होता है, और सेम नेक्स्ट ईयर में केवल और केवल इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकती है, इंटर नहीं हो सकती, रटवा दिया था आपको वहां पे मैंने। तो 2,10,000 में से सर 2 लाख रुपया सेट ऑफ हो गया। मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ गई? ओनली 10,000 रुपए। कितनी आई? ओनली 10,000 रुपए। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने उस पे एमसीक्यू बेस पे। इन्होंने पूछा मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ। किस घर के लिए वो नील एनुअल वैल्यू लेंगी? दिल्ली वाले के लिए या हर न्यूयॉर्क हाउस सिंस इट इज मोर बेनिफिशियल। एक बात बताइए, क्या न्यूयॉर्क हाउस के इनकी इनकम पे, जो भी इनकम इनको न्यूयॉर्क हाउस से होगी, क्या उस पर टैक्स लग सकता है? सर ये नॉन रेसिडेंट है, कुछ भी न्यूयॉर्क हाउस के बारे में सोचना है। इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो सही होगा उसमें ये नहीं आ सकता है। दिल्ली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस, न्यूयॉर्क हाउस से हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। बोथ ऑफ दिल्ली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस, दोनों पे क्यों लें हम अगर एक इंडिविजुअल दोनों पे क्यों लेगा? अगर न्यूयॉर्क हाउस से कोई मतलब ही नहीं हमें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर है तो हम कहेंगे सर उनका दिल्ली हाउस के लिए वो क्लेम करेंगे नील रिटर्न। क्योंकि न्यूयॉर्क हाउस पे, चलिए आप बोलेंगे सर न्यूयॉर्क हाउस पे भी तो नील कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को नील रिटर्न दिखा सकते हैं, नील वैल्यू दिखा सकते हैं। लेकिन जब न्यूयॉर्क
हाउस को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंसीडर ही नहीं किया जा सकता है कि उससे कोई इनकम हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है, तो आपका ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं माना जाएगा, इसलिए आप दिल्ली हाउस को ही कहेंगे। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। What is the income chargeable head of income from house property for अनन्या गुप्ता for the assessment year 2021? देखिए हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा था सर, ये आपस में एडजस्ट होने के बाद इनकम तो सर आ रही थी ओनली 10,000, क्योंकि लॉस दूसरी वाली हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट हो जा रहा था, तो सर यहाँ पे 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा अपनी आईसीआई मॉड्यूल से, मैंने भी आंसर इसका नहीं देखा है। 10,000 यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद सर चौथा अगर हम देखें तो अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू अलोन अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग 6 मंथ अप्रैल टू सितंबर व्हेन शी इज इंडिया फॉर अ सम ऑफ ₹6,000 पर मंथ। अगेन मैंने आपको क्या बताया, पहली बात तो अनन्या कौन है, नॉन रेसिडेंट है, तो भारत में कमाए हो, भारत में पाए हो या सर्विस यूटिलाइज इंडिया में हुई तो ही टैक्सेबल लगता है एनआर के हाथ में। क्या जो फ्लैट न्यूयॉर्क में इन्होंने रेंटल पे दिया उसके लिए इनकम कहाँ मिली है, for sum of 6,000 per month, such rent was received in a bank account in New York, पैसा न्यूयॉर्क में पाए, then remitted to India through approved banking channel, what would be the income of house property chargeable to tax in the hands of in India in the assessment of 2021? देखो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी थी, न्यूयॉर्क में कमाए, न्यूयॉर्क में पाए, ठीक है, बस इंडिया रेमिट की है, और मैंने आपको 3 बताया था कि रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। आप वहां पर याद करिए एक एग्जांपल लिया था कि 2 करोड़ रुपए उसने पूरी जिंदगी भर कमाए, उसके बाद फिर उसको भारत की याद आई गया, वो वाला पूरा जो हम कार्टून बना के बताए थे वही बात यहां पे आती है कि रेमिटेंस पे सर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट है नहीं कि न्यूयॉर्क हाउस के साथ आपने क्या किया। अगेन मेरी इनकम वही रहेगी जो अभी तक थी, 10,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है सर, क्योंकि रेमिटेंस पे कोई टैक्स कभी भी नहीं लगता यार। याद करो पूरा एग्जांपल था कि गुजराती गया वहां पे 10 साल तक रहा, पूरा कमा के जब वापस आ रहा है तो जो आज तक कमाया ऐसा थोड़ी कि इंडिया में टैक्स लग जाएगा। हाँ सर याद आ गया। ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम उल्टा चलेंगे। अब एमसीक्यू नंबर 7, XYZ LLP फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन? सर LLP फर्म इंक्लूड LLP, तो ये LLP किस में आएगी, फर्म्स में आएगी। ये बहुत बेसिक सा, चलो 1 मार्क्स का है तो इसका मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर ए हैज 2 बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विथ ICICI बैंक एंड HDFC बैंक from 1st of September 2019 till 31st March 2020. Mr. A withdraw the following amount as cash from both the said accounts. HDFC बैंक से 50 लाख, ICICI बैंक से 120 लाख। सर 120 लाख सर कुछ याद आया, मैंने आपको एक सेक्शन बताई थी 194N, और 194N जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि बेटा देखो ये जो सेक्शन है ना ये 194N है, बिल्कुल नई सेक्शन है। याद करो TDS की क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि बेटा 194N बहुत ही न्यू सेक्शन है, 194M भी एक नई सेक्शन आई है सर ये, बट इस पे तो क्वेश्चन है 194M पे नया क्वेश्चन आया, इसी बार ऐड हुआ है। 194N पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चनियर के सेशन में मैं आपको 194N पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पे MCQ भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है आपके पे RTP में या पेपर में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर में। और देखो मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इवन इसका कहीं क्वेश्चन अपने बुक में नहीं है, बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने इसको पढ़ाया था, इस पूरे सेक्शन को पढ़ाया था, याद करो अभ्यास सीरीज के अंदर, और ये क्वेश्चन सच में आपको मिल गया। बेटा हमने जो आपको अभ्यास सीरीज में पढ़ाया है वो मोस्ट रेलिवेंट है, वो अगर पढ़ लिए तो आप पक्का पास हो, क्योंकि मैंने सारी फिल्टर्ड वे में, हमने कई बार बोला फिल्टर्ड वे में अच्छी चीजें आपको पढ़ाई हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभ्यास सीरीज के बारे में नहीं पता होगा, मैं 2 मिनट में उनको ब्रीफ कर देता हूं अभ्यास सीरीज क्या है हमारी। देखिए हमने एक लॉन्च की है इस बार अभ्यास सीरीज, अगर आप इसी चैनल पे आगे आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम हमेशा से CA फाइनल को डायरेक्ट टैक्स लॉस पढ़ाए हैं, बट इस बार से हमने CA इंटर के लिए इनकम टैक्स की क्लासेस लॉन्च की हैं। इसके अंदर क्या है देखिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके से मतलब सारी क्लासेस आपकी बना के रखी है। इसमें क्या है 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन किए गए हैं, और सर इस सीरीज का नाम अभ्यास 210 सीरीज इसलिए है क्योंकि आपको ना इसमें 210 से भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है विथ कंसेप्ट। देखो अगर आपको यहां पे लिखे तो रिवीजन कम प्रैक्टिस क्लास है ये, मतलब कंसेप्ट भी आपको पढ़ाया गया है, कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं और प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई गई। ICI के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे सर पूरी बुक के सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, लगभग 210 क्वेश्चन मतलब 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। और पता है कितनी देर में ये पूरा काम हुआ है सर, लगभग 30 आवर्स
10% ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हैं। मतलब 30 घंटे के अंदर सर पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स विद 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ विद कंसेप्ट मैंने करा दिया है, जो कि अवेलेबल है। और लिंक मैं ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ किस तरीके की क्लासेस हैं। और अगर आपको फर्दर रेफरेंस लेना है तो आप सीए फाइनल की पूरी क्लासेस देख सकते हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस की उनका बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है कि सर 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर ले रहे हैं सिर्फ 30 घंटे के अंदर, और इतने अच्छे वे में कि हम सारे क्वेश्चन को केवल ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं आप उसको रेफर कर सकते हैं। और 194 M और N के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप है, मैं आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी तरीके से, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको मैं फ्री में दे दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है सर, आइए इसको पढ़ते हैं। सर 194N में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर किसी भी बैंक से, याद करो चालू पांडे और जेठालाल का केस, हमने क्या पढ़ा था सर? किसी भी बैंक से अगर कोई पर्सन विड्रॉ करता है इन फॉर्म ऑफ कैश विड्रॉ करता है, क्या करता है? कैश विड्रॉ करता है, और 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, तो यह पहली ऐसी सेक्शन थी जिसमें से एक्सीडेड अमाउंट पे टीडीएस कटता था। कुछ याद आया? जल्दी बोलो। पहली ऐसी सेक्शन थी सर जिसमें एक्सीडेड अमाउंट पे टीडीएस कटता था। कुछ याद आया? जल्दी बोलो। फिर से अगेन याद करो। जेठालाल एंड ऑल दैट सब कुछ बताया था। अगर ये टुकड़ों में भी करता है 40 तो भी जिस दिन एग्रीगेट 1 करोड़ उस साल में हो जाएगा उस पर लगेगा। हाँ सर याद आ गया। ठीक है। तो 194N हमारी यही कहती है कि अगर आपने किसी बैंक से विड्रॉ किया है और आपका विड्रॉ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो 1 करोड़ से जितना भी ज़्यादा विड्रॉ किया, मान लीजिए इन्होंने 1.5 करोड़ विड्रॉ किया था, तो 50 लाख रुपए पे 2% का टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग वगैरह मैंने पूरी एक छड़ बेचने वाले आदमी का लेके लिया था। ठीक है, मतलब बेटा आपको कार्टून के साथ रीजनिंग मैंने 30 घंटे में पढ़ा दी है। ओके सर। देखिए इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए कोई एक बैंक है, बैंक वाला एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, केवल एक ये पीएनबी है और ये पीएनबी के साथ साथ आंध्रा बैंक है। तो सीबीएस के कारण आंध्रा और पीएनबी को तो आपस में आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर मान लीजिए आपने पीएनबी की 4 ब्रांचेज में से अगर आपने 20 लाख यहाँ से, 40 लाख यहाँ से, 60 लाख यहाँ से, 6 4 10 2 12 और 10 यहाँ से 130 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो पीएनबी को तो पता चल जाएगा कि सर आपने 130 लाख विड्रॉ किए हैं। तो भले ही आप 4 ब्रांचेस से कर रहे हैं, बट अगर आपने 130 लाख कर दिए तो 30 लाख रुपए पहली ऐसी सेक्शन जहां पे एक्सीडेड अमाउंट पे कट रहा था। बाकी जितनी भी 194H J वगैरह में हमने पढ़ा, ये पूरे अमाउंट पे कटता है टीडीएस। यहाँ पे 1 करोड़ से एक्सीडेड अमाउंट मतलब 30 लाख का 2% टीडीएस काट लेगा कौन? पीएनबी। बट मान लीजिए आपने पीएनबी में 130 करोड़ का काम किया था और यहाँ पे HDFC बैंक है, मैं स्पीड में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम 8-9 बारी बात पढ़ा चुके हैं हम। HDFC बैंक में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 45 लाख रुपए हटाए थे, तो पता ही नहीं चलेगा कि 45 लाख पे काटना है कि नहीं काटना है, क्योंकि पीएनबी को HDFC का डाटा नहीं मिलेगा, बट पीएनबी को अपने सारी ब्रांचेस का डाटा मिल जाएगा। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। देखो बेटा जितनी मैंने चीजें पढ़ाई ना उसी पे बेस्ड एमसीक्यू, और मैं आपको पढ़ाते ये बात बार बताता था कि एमसीक्यू भी इसे आएंगे, इसीलिए आज ये क्लासेस बना रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपकी एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन हो चुकी है। और ये तो 30 मार्क्स आपके हाथ में है अब एमसीक्यू वाले। ओके सर। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि ये जो मिस्टर ए थे, इन्होंने 2 बैंक अकाउंट लिए, HDFC बैंक और ICICI बैंक। HDFC बैंक से 50 लाख रुपए निकाले और ICICI से 120। सर इन दोनों बैंक को एक दूसरे का डाटा तो नहीं पता चलेगा, और मेरा 194N तभी आता है अगर 50 लाख से ज्यादा होता है। 50 लाख रुपए पे नहीं आता है, 50 लाख से ज्यादा होने पे ही टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे तो HDFC पे सर 50 लाख ही हुआ, मतलब यहाँ पे कोई टीडीएस की बात HDFC हमसे नहीं करेगा। लेकिन ICICI बैंक में हमने 120 लाख निकाल दिए, मतलब 120 लाख मतलब 100 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर। तो 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी रकम निकलती है उस पर 2% का टीडीएस कट जाता है। आपको याद हो चुका होगा क्योंकि रीजन मैंने बताया हुआ है अभ्यास क्लास में, अपनी अभ्यास सीरीज में। ठीक है सर। तो मतलब सर यहाँ पे हमारा 40,000 रुपए का टीडीएस कट जाना चाहिए। हम हमेशा यही करते हैं सर, ओरली पढ़ के पॉइंट्स निकाल लेते हैं जिससे री रीडिंग में टाइम खराब ना हो। हमने फिर से क्वेश्चन री रीड में टाइम खराब होता है ना बेटा, वो ना हो इसलिए ओरल रीड करके हम आंसर निकाल लेते हैं। देखो 40,000 टीडीएस कटना चाहिए। अब देखते हैं पूछा क्या है। Compute the amount of tax to be deducted at source under section 194N by HDFC Bank and ICICI Bank respectively while making payment in cash to Mr. A. Mr. A को जब कैश में पेमेंट कर रहे हैं और बैंक कैश में पेमेंट करिए तो कितना काटेगी बैंक सर पे मैंने सब कुछ बताया। तो बैंक काटेगी 1 लाख से ऊपर, मतलब 20 लाख पे 2%। और कौन सी बैंक काटेगी? ICICI बैंक। तो ICICI बैंक आपकी काटेगी 20 लाख पे 2%, मतलब 40,000 रुपये। तो HDFC तो नील काटेगी और ICICI 40,000 रुपये काट लेगी आपका, मतलब आंसर नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मिस्टर राज एन इंडियन सिटीजन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25th of March 2019 ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर ऑफ हाई कमीशन इन सिंगापुर। 25 मार्च को चले गए, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस एंड 1920, मतलब सर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। ही विजिटेड इंडिया ओनली 10 days ऑफ ओकेजन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। 10 दिन ये रहे, मतलब ये नॉन रेसिडेंट हो चुके हैं।
During financial year 1920, his income composition includes salary, foreign allowances, rent from property in Singapore, and interest earned from fixed deposit maintained with SBI. His taxable इनकम इन प्रीवियस एंड 1920 विल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगी? देखो 60 डेज करंट ईयर में भी नहीं रहे, 182 डेज भी नहीं रहे, नॉन रेजिडेंट हो गए। और मैंने नॉन रेजिडेंट के लिए बेटा चिल्ला चिल्ला के आपको कुछ बातें ये बताई थी। देखिए मैंने जो पॉइंट्स आपको बोले थे अगर उतने याद रहे पे सारे हमसे क्यों, पैसा इंडिया में कमाए हो, पैसा इंडिया से पाए हो, या सर्विसेज जो दिए हैं वो उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हो गया हो। तो यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट हो गए हैं तो इनके साथ क्या आया, देखिए ये नॉन रेसिडेंट हो गए हैं तो इन्होंने इनकम फ्रॉम कंपोजिशन इंक्लूड सैलरी, सैलरी ये भारतीय गवर्नमेंट दे रही है ना इनको, मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो भारत से सैलरी गई। हाँ सर, फॉरेन अलावेंसेस जो मिले वो फॉरेन में मिले, इस पे टीडीएस नहीं कटता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पूरा राजपथ वाला एग्जांपल लिया था कि दिल्ली के राजपथ में एम्बेसी है जो पासपोर्ट का काम करने गई है, एग्जांपल तो दोबारा नहीं लेंगे बट आपको याद दिला देते हैं कि केवल और केवल सैलरी कंपोनेंट पे काटते हैं, फॉरेन में मिली हुई अलावेंस पे कोई टीडीएस नहीं कटता था। तो याद करिए अलावेंसेस पे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा सर, सैलरी पे टीडीएस कट जाएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी सिंगापुर, सिंगापुर में कमाए, सिंगापुर में पाए, सिंगापुर में उड़ाए और सिंगापुर में मुस्कुराए, तो रेंट ऑन प्रॉपर्टी सिंगापुर पर एनआर ने कोई टैक्सेशन नहीं भरना है। ठीक है सर। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट मेंटेन्ड इन एसबीआई, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कमाए है ना आप ये पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत में टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब सर आपको सैलरी वाले पोर्शन पे प्लस जो एसबीआई से इनकम आपको हुई उन दोनों पे भारत में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर। और यही इसने पूछा है कौन सी इनकम इनकी होगी भारत की, तो इनकी भारत में इनकम मानी जाएगी सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी। ठीक है सर, यही दोनों इनकम इनकी मानी जाएगी। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। आंसर्स मैंने नहीं किए प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। Mrs. Distribution is 5 lakh to the firm as on 1st of April 2019 includes 3.5 लाख from the contribution out of gift received from अनुराग। एक बात याद रखिए, हमने पढ़ा था कि जैसे एक वाइफ है अगर उसने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाया है, ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट का पीरियड, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस हमने दोनों बातें पढ़ी थी, अगर उसने कोई पैसा कमाया है और ऐसा होता है कि जो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन उस ईयर की 1 अप्रैल, उस ईयर की मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस में जितना पोर्शन इसके स्पाउस या हस्बैंड का होता है उस पोर्शन पे होने वाली इनकम हस्बैंड के हैंड में क्लब होती है। हमने क्लबिंग्स में पढ़ा था इस बात को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को इन्होंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है इनकी वाइफ ने, लेकिन 3.5 लाख रुपए किसका था? इसके हस्बैंड ने, इन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था और वाइफ ने यहाँ पे लगा दिया था। तो हमारा क्लबिंग प्रोविजन कहता है 3.5 लाख रुपए पे होने वाली इनकम हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। याद है? हाँ सर याद है इतना। तो ऑन 10th of April 2019 ही फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग। भाई इसने फिर से 2 लाख रुपए अनुराग से लिए, अनुराग पैसा दिया इनको 2 लाख रुपए, अनुराग बहुत पैसे दे रहा है इनको, और ये फिर से यहाँ पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी ऑफ 10th of April। बट याद रखना 10th अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, इवन अगर ये 2 अप्रैल को हो रहा था तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल होता है, इसलिए 2 लाख रुपए से मतलब नहीं होता है। रीजनिंग देके वहां समझाया था, दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है सर। द फर्म पेड ऑन कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। फर्म ने क्या किया? प्रॉफिट कितने का दिया है? फर्म ने प्रॉफिट दिया है 50,000 रुपए का। द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी, फर्म ने दिया है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म ने इंटरेस्ट दिया है आपको 50,000 रुपए का और प्रॉफिट दिया है फर्म ने सर 60,000 रुपए का। ओके, 60,000 रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 ड्यूरिंग प्रीवियस एंड 1920। द इंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। फर्म को पूरा पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शिवानी। बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ पैसा जो 1 अप्रैल को जो इनकम हुई थी वो तो किसके हाथ में जाएगा? हस्बैंड। हस्बैंड का नाम क्या था? अनुराग। कुछ पैसा तो अनुराग के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। सर अनुराग के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? पहली बात तो ये देखो, प्रॉफिट का भी जाएगा। ये प्रॉफिट कितने अमाउंट पे आया? 60,000 रुपए प्रॉफिट कितने अमाउंट पे आया सर? 5 लाख पे मानेंगे, 5 लाख पे मानेंगे। डे वन पे मानेंगे भाई साहब, याद रखिएगा। डे 1 अप्रैल को जो थी, और इसमें 3,50,000 रुपए सर अनुराग ने गिफ्ट किया था। मतलब प्रॉफिट में 60,000 डिवाइड बाई 5 लाख अगर हम करते हैं इंटू 3,50,000, मतलब 42,000 रुपीज प्रॉफिट किसका आया? अनुराग का प्रॉफिट आया है, जो कि एग्जेम्प्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ प्रॉफिट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। कॉशन लिखो, पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। आप कहीं गलती से अनुराग के हाथ में इसको टैक्सेबल मत कर देना, ये एग्जेम्प्ट है। और सर अनुराग के हाथ की हम बात करें, अनुराग के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा सर? 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आया, ये कितने पे आया? 5 लाख रुपए पे आया है। तो 3,50,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट आया होगा जो अनुराग ने पैसा दिया था? वो इंटरेस्ट
टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, अनुराग के हाथ में। सर कितना पैसा आता है, तो 50,000 डिवाइड बाई 10% है ना, 35,000 रुपए का इंटरेस्ट अनुराग के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ठीक है सर। और सॉल्यूशन पढ़ते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या कह रही हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट 39,000। सर 39,000 की तो कोई है ही नहीं लिमिट, हटाओ सर, ये भी गलत है सर, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट ऑफ 35,000 इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर अनुराग। हाँ 35,000 का इंटरेस्ट जो है अनुराग की इनकम में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑफ 15,000, 50,000 में से 35,000 जाने के बाद कितना बचा, 15,000 रुपया इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस शिवानी। हाँ वो मिस शिवानी की इनकम में जाएगा। सर ये बहुत सही बात इन्होंने कही है, इट इज अ राइट आंसर। ओके, अब सर हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रमेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज नॉन रेसिडेंट, एम्बेसी वाला, राजपथ वाला पूरी बात फिर से। फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंस इन द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत से जो पैसा पाए हो भारत में टैक्स भरोगे, भले ही आप एनआर हो। ओके, इन ईयर 31/3/2020 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया। इन एडिशन ही हैज अलाउड परक्यूजिट्स बाय द गवर्नमेंट। परक्यूजिट्स पे टैक्स नहीं लगता, याद आ गया, परक्यूजिट्स पे टैक्स नहीं लगता है। भारत में केवल जो उन्होंने सैलरी दी होगी उस पर टैक्स लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यार, जो मैंने क्रक्स पॉइंट कितने अच्छे अच्छे आपको समझाए थे, सारे उसी पे बने हुए क्वेश्चन है। सैलरी अलावेंस परक्यूजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, बात गलत कह दी इन्होंने, क्योंकि सैलरी तो भारत में टैक्सेबल है ही है। हाँ सर, सैलरी भारत में टैक्सेबल है, इसलिए बात इन्होंने यहाँ पे गलत कह दी है। उसके बाद कहते हैं सैलरी अलावेंस एंड परक्यूजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय रमेश आर टैक्सेबल इन इंडिया। परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल नहीं होती, ये भी बात इन्होंने गलत कह दी। सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर रमेश इज टैक्सेबल इन इंडिया बट अलावेंस एंड परक्यूजिट्स आर एग्जेम्प्ट, ये बात सही कही है। रमेश इज एग्जेम्प्ट, ये भी बात गलत कही, सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं होता, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर राम एक्वायर्ड हाउस फ्रॉम चेन्नई फ्रॉम मिस्टर सत्यम अ रेसिडेंट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 85 लाख। सर 85 लाख, कोई सेक्शन याद आ रही है सर? एक सेक्शन थी जिसमें हमें अगर हमने परचेज की इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे अधिक के अमाउंट पे तो हम 1% का टीडीएस काट लेते हैं। हाँ सर, तो मतलब 85 लाख वाली प्रॉपर्टी हमने की है 23/8/2019 को, उस पर भी टीडीएस कटेगा 1% का। ओके, टीडीएस वाली क्लास मैंने 3 या 4 घंटे में आपको पूरी पढ़ा दी है, आपका 8 से 10 नंबर सिक्योर हो गए और सारे सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें। ओके सर जी। On the same day, Mr. Ram made 2 separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior for Mr. Vipin for a sum of ₹50 lakh। अरे सर कितना पैसा रखा है ये, इसने फिर से 50 लाख का एक और प्लॉट खरीद लिया और 85 लाख का घर भी खरीदा था, तो इस पे तो 1% टीडीएस कटेगा। यहाँ पे अच्छे से याद करिएगा, मैंने 50 लाख और मोर बोला था, इस पे भी 1% का टीडीएस कटना चाहिए। एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सर मजे की बात तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इमूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग से ही अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाहर है तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो यहाँ पे भले ही इसकी कॉस्ट 50 लाख से ऊपर है, कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम मिस्टर दानिश जो हमने खरीदी है कंसिडरेशन 75 लाख की, उस पर किसी भी तरह की टीडीएस की बात नहीं करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं हमको क्या निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नो टीडीएस डिडक्शन एट सोर्स, क्या भाई 2 पे तो कट ही रहा है। टीडीएस 1% एट्रैक्टेड ऑन ऑल 3 पेमेंट, गलत बात, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं कटता है। टीडीएस 1% ऑन 85 लाख एंड 50 लाख आर अट्रैक्टेड और नो टीडीएस पेमेंट 75 लाख, बात सही कही सर इसने, यही वाला ऑप्शन सही है। और चौथा क्या 50 लाख है, ये भी गलत है। ये देखो 50 लाख वाली लिमिट के साथ आपके साथ प्ले कर रहा है, अगर आप 50 लाख में कंफ्यूज हो गए ना इससे ऊपर या नीचे है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन याद होगा आपको, मैंने कई बार समझाता 49,99,999 अगर मैं लेता तो वहाँ पे होता, मैंने आपको अप टू वाली लिमिट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखी है। तो इस तरीके से हमारा केवल और केवल केस स्टडी बेस एमसीक्यू एंड अदर एमसीक्यू हमारे मॉक टेस्ट पेपर के हो गए। अगर आपको अदर क्वेश्चन चाहिए होंगे, मॉक टेस्ट पेपर का पूरा वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होगा, जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो लिंक चाहिए जिसमें मैंने 194M और 194N पढ़ाया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे है। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे इन होम।